सहकारी समितियों के लेखाओं का अंकेक्षण। जो भी सहकारी समितियां हैं उनको अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना भी आवश्यक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? अंकेक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं कि कोई गलती है या कोई गबन है उसको रोकना, पकड़ना, सही जांच होने, ये सभी ही उद्देश्य सहकारी अंकेक्षण के भी हैं। तो सहकारी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ उद्देश्य हैं। एक तो है विकास संबंधी सुझाव देना। सहकारी अंकेक्षण समितियों को अपनी जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं उन नीतियों की जांच भी चहुमुखी विकास के लिए होना जरूरी है। सहकारिता के सिद्धांतों के पालन की जांच करना। अब जो सहकारिता के कुछ सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर ही सहकारी समिति चलती है और उस सिद्धांतों का पालन हो रहा है या नहीं, यह अंकेक्षण के माध्यम से होता है। नियमानुकूलता की जांच करना। सहकारी समितियों को सहकारी अधिनियम, सहकारी नियम, सहकारी विभाग के आदेशों आदि के अनुसार कार्य करना पड़ता है और अंकेक्षक यह जांच करती है कि ये जो समितियां हैं वह इन सभी नियमों का पालन कर रही है या नहीं। आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की जांच। सहकारी अंकेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि वह समिति के सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में मदद कर रही है या नहीं, इसकी जांच करना। तो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा सहकारी समितियों द्वारा अनुरक्षित लेखाओं के बारे में उपबंध कर सकेगा और ऐसे लेखाओं का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अंकेक्षण करना होगा। कम से कम एक बार इन समितियों को अपना ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा। उनको अपने कार्य की जांच ऑडिटर से करवानी होगी। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अंकेक्षक और अंकेक्षण फर्म की न्यूनतम योग्यताएं तथा अनुभव निर्धारित करेगा जो सहकारी समितियों के लेखाओं के अंकेक्षण के लिए अहर्कारी होगा। प्रत्येक सहकारी समिति का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त और खंड 2 में संदर्भित अंकेक्षक या अंकेक्षण फर्म द्वारा किया जाएगा। अब जो जिन्हें कि खंड 2 में जिनको निर्दिष्ट किया गया है वही व्यक्ति अंकेक्षक कर सकते हैं या वो फर्म ही अंकेक्षण का कार्य कर सकती है। उनके अलावा यदि कोई अंकेक्षण करवाया जाता है तो वह मान्य नहीं होगा। परंतु ऐसे अंकेक्षक या अंकेक्षण फर्म की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या इस कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पैनल से होगी। प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण जिस वित्तीय वर्ष से संबद्ध है वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। अब जितने भी इस तरह के लेखा हैं सहकारी समिति द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर में रखे जा रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर के विदिन 6 मंथ के अंदर ये कार्य हो जाना चाहिए। सर्वोच्च सहकारी समिति के लेखाओं की अंकेक्षण रिपोर्ट जैसा कि राज्य अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया हो राज्य के विधानमंडल के समक्ष इस रीति से रखी जाएगी जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंध किया गया हो। अब जनरल बॉडी का बैठक का आयोजन। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा कि प्रत्येक सहकारी समिति की वार्षिक जनरल बॉडी बैठक कार्यों के संपादन के लिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर आयोजित की जाएगी जैसा कि इस विधि में उपबंध किया गया है। सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को सहकारी समिति के दैनंदिन कार्यों से अवगत करने के लिए सुनिश्चित करेगा।
राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा प्रत्येक सदस्य के लिए बैठकों में न्यूनतम उपस्थिति द्वारा सहकारी समिति के प्रबंधन में सदस्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करने का उपबंध कर सकेगा और इस विधि के उपबंधों द्वारा सेवाओं के न्यूनतम स्तर का उपयोग कर सकेगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा इसके सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। प्रत्येक सहकारी समिति राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्त होने के 6 माह के भीतर रिटर्न फाइल करेगी, जिसमें निम्न मामले शामिल होंगे: इसकी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट, इसके लेखाओं का अंकेक्षित मसौदा, सहकारी समिति की जनरल बॉडी द्वारा अनुमोदित अधिशेष निपटान योजना, यदि है तो सरकारी समिति के उपनियमों में किए गए संशोधन की सूची, इसकी जनरल बॉडी की बैठक एवं चुनाव के आयोजन के संबंध में तिथि की घोषणा करना और अन्य कोई सूचना जिसे कुल सचिव द्वारा राज्य अधिनियम के किसी उपबंध का अनुवर्तन करने में मांगा गया हो। अब अपराध एवं दंड का भी प्रावधान है। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए दंड के बारे में उपबंध कर सकेगा। राज्य के विधानमंडल द्वारा खंड 1 के अधीन बनाई गई विधि में निम्न अधिनियम का कृत्य या अपकृत्य अपराध के तौर पर शामिल होगा: एक सहकारी समिति या उसका एक अधिकारी या सदस्य यदि जानबूझकर मिथ्या रिटर्न फाइल करता है या असत्य सूचना देता है, या कोई व्यक्ति राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरणकृत किए गए व्यक्ति को मांगे जाने पर जानबूझकर कोई सूचना नहीं देता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी उचित कारण के राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी सम्मन, प्रार्थना या कानूनी लिखित आदेश की अवज्ञा करता है। कोई नियोक्ता जो बिना किसी पर्याप्त कारण के अपनी कर्मी के वेतन में से काटी गई रकम को कटौती की तिथि से 14 दिनों के भीतर सहकारी समिति को चुकाने में असफल हो गया हो। कोई व्यक्ति या संरक्षक जो जानबूझकर एक सहकारी समिति से संबंधित लेखाओं, कागजातों, अभिलेखों, नकद, प्रतिभूति और अन्य संपदा के संरक्षण का प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं सौंपता है, और जो व्यक्ति कोई बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव से पहले, दौरान या पश्चात भ्रष्ट तरीका अपनाता हो, यदि ये सभी कार्य हैं तो दंड का प्रावधान है। बहुराज्य सहकारी समितियों पर अनुप्रयोग। इस भाग के उपबंध संघ शासित प्रदेशों पर लागू होंगे तथा संघ शासित प्रदेश में उनके लागू होने पर विधानसभा न होने पर यदि राज्य विधानमंडल का संदर्भ है तो वह अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक का संदर्भ माना जाएगा। विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेश के संबंध में यह विधानसभा का संदर्भ माना जाएगा। वर्तमान विधि की निरंतरता। इस भाग में किसी बात के होते हुए भी सरकारी समितियों से संबंधित किसी विधि का कोई प्रावधान संविधान अधिनियम 2011 के प्रारंभ से तुरंत पूर्व राज्य में प्रवृत्त है, जो इस भाग के उपबंधों के साथ असंगत है, जारी रहेंगे जब तक कि एक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण इसे संशोधित या निरस्त कर दे या इसके प्रारंभ को 1 वर्ष पूरा हो गया हो, जो भी पहले हो। इसके अलावा अधिनियम भारत में सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ तरीके से कार्यकरण को सुनिश्चित करता है। लोकतांत्रिक आधार पर समन्वित व स्थापित सहकारिता आंदोलन में 2008 में अपना स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए। इन 100 वर्षों में यह आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन बनकर उभरा। 1908 में स्थापित सहकारिता आंदोलन आने वाली नई चुनौतियों तथा वांछित नए सामाजिक परिवर्तनों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस तरह से सहकारिता समितियों का अंकेक्षण होना अनिवार्य है। सहकारी अंकेक्षण का स्वभाव
सहकारी अंकेक्षण एक वैधानिक अंकेक्षण है। यह अंकेक्षण कराना सहकारी रजिस्ट्रार का उत्तरदायित्व होता है, अतः यह सरकार द्वारा नियंत्रित अंकेक्षण भी है। इस प्रकार सहकारी अंकेक्षण को सरकार द्वारा नियंत्रित वैधानिक अंकेक्षण भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत समिति के वित्तीय पहलुओं की ही जांच नहीं की जाती है, बल्कि प्रशासनिक पहलुओं की भी जांच की जाती है, अतः इसे प्रशासनिक अंकेक्षण सहित वित्तीय अंकेक्षण भी कहते हैं। सहकारी अंकेक्षण सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सहकारी अंकेक्षण का उत्तरदायित्व सहकारी रजिस्ट्रार पर होता है। उसके लिए स्वयं के लिए भी ये संभव नहीं है कि वह इन समितियों का स्वयं अंकेक्षण करे, अतः उसके अधीन अंकेक्षण कार्य के लिए एक पृथक अनुभाग होता है, जिसके सर्वोच्च अधिकारी को मुख्य अंकेक्षक कहते हैं। यही अधिकारी रजिस्ट्रार की ओर से अंकेक्षण कार्य की देखभाल करता है। इस विभाग के कर्मचारियों को अंकेक्षण निरीक्षक, ऑडिट इंस्पेक्टर्स कहते हैं, और समितियों के अंकेक्षण के लिए इन्हीं विभागीय कर्मचारियों में से नियुक्ति की जाती है। रजिस्ट्रार को यह अधिकार है कि वह बाहर के किसी व्यक्ति को किसी सहकारी समिति का अंकेक्षक नियुक्त कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सहकारी अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, और वहाँ कहीं कहीं बड़ी समितियों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति की जाती है।